लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मैग्नेटिक फील्ड नाम के चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैक्सवेल के राइट हैंड स्क्रू लॉ के बारे में डिस्कस किया था, राइट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया था, पाल्म रूल के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा, वो भी काम का है आपके, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आज बायोट सावर्ट जी के लॉ के बारे में। इन्होंने क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन जो है बहुत काम का है, आपके बोर्ड लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जेईई मेंस और नीट में इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोट सावर्ट जी ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया। तो हमने भी एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। अब होता क्या है कि पहले हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए और हमें इसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लिखना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बायोट सावर्ट जी ने, उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें करंट बह रही थी आई। मान लिया कि करंट आई बह रही है। वायर की जो लंबाई है उसकी लंबाई मान लीजिए एल है। क्या माना हमने, उसकी लंबाई क्या माना, एल मान लिया। अब मुझे इस पी पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पर, इस पी बिंदु पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये एंगल जो है हमारे पास, इसको मान लो थीटा है, थीटा है। इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के द्वारा। तो बायोट सावर्ट जी का मेन उद्देश्य ही यही था। जब वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा किसी पॉइंट पर यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा आपको। करंट कैरिंग वायर का मतलब होता है ऐसी तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित तार के द्वारा किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। एक्चुअली मैं हिंदी से भी बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अटैच्ड हैं कुछ, ठीक है ना, सबका फायदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले क्या किया, टेक आ, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा वेट करेंगे, अभी लिख लेने दीजिए, मैं बताता हूं। टेक आ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल। हमने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर की ली जिसकी लंबाई क्या थी, एल थी, हैविंग करंट आई, जिसमें करंट क्या बह रही है, इसमें करंट क्या बह रही है, आई बह रही है। क्या बह रही है, आई बह रही है, ठीक है ना। तो टेक अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल। एक माना कि एक तार है, चलिए एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई एल है और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, करंट बह रही है, करंट फ्लो हो रही है, उसका नाम आई है। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मत लिखो, ऐसा लिखो कि द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एट पी पॉइंट विल होगी। हमें यही पता करना है ना कि पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यही ना पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये अपना गिवन डाटा लिखा है, एक तरह से डायग्राम बनाया। इसके बाद गिवन डाटा में हमने क्या लिखा कि एक तार है जिसकी लंबाई एल है, जिसमें करंट आई बह रही है, हमें पी पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जब कभी भी हमें बहुत बड़े पार्ट से निकालना हो कहीं पर छोटे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने को छोटा सा एलिमेंट लेके निकालना पड़ता है। मैंने 11वीं में शायद थोड़ा पढ़ाया हो इंटीग्रेशन मेथड, कि इतनी बड़ी तार का इकट्ठा नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करिए, एक डीएल विड्थ की, एक छोटे से लंबाई की एक तार ले लीजिए, टुकड़ा काट लीजिए। इस डीएल छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े होंगे, तो अगर आप इस टुकड़े के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो आप फिर बाद में इंटीग्रेट करके पूरे समाकलन करके पूरे तार के द्वारा निकाल लेंगे। तो नियम क्या होता है, जब कभी भी हमें बड़े पार्ट से निकालना हो तो आप छोटे छोटे पार्ट से निकाल लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए यानी कि समाकलन कर दीजिए, तो आपको पूरे पार्ट के द्वारा मिल जाएगा। ये जो तार थी, उन्होंने एल जो लंबाई है बहुत ज्यादा है, तो अब उतनी लंबाई का हमें निकालना आता नहीं है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट को हमने बोला डीएल लेंथ का है।
तो लेट कंसीडर, ऐसा लिखो, लेट कंसीडर, माना कि लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, चलिए मानते हैं एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। हमने क्या किया कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dl विड्थ का और p पॉइंट पर उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाले। आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं पता जान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पूरे के द्वारा होगा। छोटे लेंथ इसकी क्या है? dl है। तो इस dl के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। छोटी लेंथ के कारण छोटा मैग्नेटिक फील्ड, dl के कारण db मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ा भी हो गया। छोटे b की अगर हम बात करेंगे तो db हो जाएगा। छोटे से एलिमेंट के द्वारा क्या हो जाएगा? db हो जाएगा। तो लेट कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले, सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया हूं, एक तार लिया हूं, लंबाई l रखा हूं, p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, इस पर करंट I बह रहा है। पूरी लंबाई के द्वारा इकट्ठा नहीं निकाल सकता तो छोटा सा एलिमेंट के द्वारा निकाल रहा हूं। अब छोटा सा एलिमेंट के द्वारा db होगा। तो अब ये db जो है हमने पढ़ा था, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले आप ये बता दो किस किस चीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस किस चीज पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस चीज पर समानुपाती है और किस किस चीज पर व्युत्क्रमानुपाती है, जो भी बोलते हैं हिंदी से। तो निकालते हैं, चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद दोनों को क्या कर देंगे? सबको क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसा ऐसा लिखते जाऊंगा, आप समझते आइएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड बाय वायर हैविंग करंट, है ना? तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर की लंबाई के समानुपाती होती है। ये पहली लाइन होगी हमारी कि जो विद्युत क्षेत्र होती है, जो विद्युत क्षेत्र की लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लेना, जो विद्युत क्षेत्र की लाइन होती हैं वो समानुपाती होती हैं। किसके समानुपाती होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई के। हमने डीएल के द्वारा निकाल रहे हैं तो डीएल, तो यानी हमारे पास जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल आ गया। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई बात? ये क्या आ गया हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? लेंथ ऑफ वायर के। तो पहले क्या आ गया हमारे पास? डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट सेम टू सेम ऐसा लिखेंगे आप, नीचे में भी सेम टू सेम ऐसा कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाय द वायर हैविंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ फ्लोइंग इन वायर। यानी कि जो करंट बह रही है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड, यानी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्या क्या देखा हमने देखा कि डीबी जो है होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डीबी जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, धारा के। तीसरा पॉइंट एज इट इज कॉपी कीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे आप? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल हो गया, इस वाले का हो गया, ये इस वाले का हो गया, इस वाले का ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में हमने बोला कि जो डीबी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। थर्ड इक्वेशन। तुम लोग ये सोच रहे होगे भैया यहाँ पे थीटा था, कॉस थीटा ले लें, साइन थीटा ले लें, कुछ भी तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब बायोट सावर्ट जी जो थे ना उन्होंने साइन थीटा लिया था, तो जो वो लिए थे वही ना लेंगे। उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा ताकि डेरिवेशन में आसानी हो जाए, ताकि बाद में दिक्कत ना जाए, तो उन्होंने साइन थीटा लिया तो हम साइन थीटा लेंगे। अपनी मर्जी थोड़ी ना टेन थीटा ले लेंगे। अपने को सवाल करना है, छोड़ना थोड़ी ना है। अब जिसको मान लो छोड़ना है तो मर्जी पड़े, अब सोच रहा है साइन थीटा नहीं लेंगे टेन थीटा लेंगे, ले लो टेन थीटा, खुद करते रहो आराम से, होता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, बात खत्म। तो साइन थीटा वन थीटा नहीं लेना है, क्या टेन थीटा नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है? साइन थीटा लेना है। तो हमने क्या देखा? डीबी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल आ गया, डीबी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के आ गया, डीबी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके आ गया? साइन थीटा के आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। अब एक और चीज, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये बताना भूल गया मैं, डिस्टेंस जो है वो आर है,
यहां लिख भी लीजिएगा, आपको जब गिवन में लिख रहे थे ना कि हमें लिखा था ना आपने कि कैलकुलेट करना है अपने को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, तो आप इस चीज को भी लिख लीजिएगा कि जो पी पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। कितनी डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो डीबी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है अब 1/r²। के यही बस एक चीज ऐसा है जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बस के क्या है हमारे पास, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब क्या करते हैं, अब आप खुद सोच के बताओगे मुझे। जब हमें बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, कुछ कांस्टेंट ला देते हैं। कांस्टेंट हर चैप्टर में नया नया आता है, तो यहां पे भी कुछ कांस्टेंट आएगा। चलिए देखते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आप यहां लिखिए बाय द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। लिखो क्या लिखना है अपने को लिखना है बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सभी इक्वेशंस के द्वारा हमने ये देखा कि जो हमारा डीबी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर क्या क्या था हमारे पास बताओ, डीएल था, आई था, साइन थीटा था, और नीचे साइड क्या था, r²। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने पर कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मान लो थोड़ी देर के लिए k, मान लो थोड़ी देर के लिए k कुछ और होगा लेकिन मान लेते हैं k है थोड़ी देर के लिए, dl sin थीटा है ना अपॉन r²। अब बच्चों यहां पे सबसे बड़ी बात जानने वाली बात यह है कि ये जो कांस्टेंट k होता है ना, यहां पे क्या होता है, तो ये जो कांस्टेंट k होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे कि वेयर k बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। k की वैल्यू यहाँ क्या होती है, कांस्टेंट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। अब अगर हम इसकी वो निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें, तो यहां से क्या k की यूनिट निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, नहीं पता क्या, लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है हमारे पास टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। तो टेस्ला हो गई और ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो मैं k की यूनिट निकालना चाहता हूं यदि, तो k की यूनिट निकालना तो इन सबको इधर भेज दूंगा। तो k की यूनिट के लिए हमने क्या बोला कि dB इंटू r² अपॉन dLi साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास ये लेंथ ये भी है और ये भी लेंथ है, तो एक लेंथ से लेंथ कट गई, तो हमारे पास k की जो यूनिट आ गई वो क्या, टेस्ला, इसके कारण मीटर, और ये करंट का एम्पियर। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट क्या आएगी हमारे पास, टेस्ला मीटर एम्पियर। ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई। दिस इज द यूनिट, है ना, दिस इज द यूनिट। आप ये गलती से मत कहिए, ये यूनिट है इसकी। क्या यूनिट है, टेस्ला मीटर एम्पियर इसकी यूनिट है k की। तो आपको क्या समझ में आया, मैं क्या सीखा आपने, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है ये भी याद रखना आपको, टेस्ला होती है। k की यदि मान लो वैल्यू पूछता है आपसे तो क्या बोलोगे, k की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की भी वैल्यू होती है, वो कितनी होती है हमारे पास, 10 टू द पावर -7 होती है। कितनी होती है बताइए, सभी लोग बताइए, इसकी कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है 7 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कभी सवाल करना हो ना तो 10 टू द पावर -7 होती है। तो अभी इसको जब आपको k की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i dl साइन थीटा अपॉन r²। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आई है वो इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा इस P पॉइंट पर आई है। जब हमसे पूरे के द्वारा पूछा जाएगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। समझ गए ना बात को, तो आपको यहां तक यही सब करना था। आपको इस सवाल में सबसे पहले बायो सावर्ट में आपको याद रखना पड़ेगा किस किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ मत करो, तुम सवाल करने से पहले इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो डायरेक्टली। इस फॉर्मूले को जब तुम याद कर लोगे ना तो अपने आप तुमसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो दिख रहा होगा तुम्हें कि ऊपर आई आ रहा है, इसका मतलब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर डीएल आ रहा है, इसका मतलब डीएल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर साइन थीटा आ रहा है यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे r² आ रहा है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए, और ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट ही है। इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास वो टेस्ला होती है। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है हमारे पास टेस्ला होती है।
अब पेपर में यह भी पूछा जाता है किस किस चीज पर डिपेंडेंस होती है, मतलब किस किस चीज पर अनुभव मतलब प्रभावित होती है, मतलब किस किस चीज पर ये डिपेंड करती है, एक तरह से बोल सकते हो। तो आपको ऐसे लिखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यदि करंट को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, यदि साइन थीटा को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, यदि डीएल को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, और यदि आर को बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। समझ गए बात को? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बायो-सावर्ट के कुछ और लॉ देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू लवर्स।